Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Chinot Islamia School and College, Faisalabad. Class 9, Subject Biology, Chapter number 1, Topic Branches of Biology. Dear students, last lecture में, lecture number 2 में हमने बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी किया. हमने मुख्तलिफ पहली जो 5 हमारी ब्रांचेस थी बायोलॉजी की उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया. सो आज के लेक्चर में हम बकाया जो हमारी दूसरी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स कि जेनेटिक्स क्या है. द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडी को, एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, और इसका वरासत में क्या किरदार है. इसकी जो स्टडी है जीन्स की स्टडी और जीन्स का इनहेरिटेंस में जो रोल है, जो किरदार है, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, जीन्स क्या है बेसिकली. जीन्स एक फ्रेगमेंट है, अ पीस ऑफ डीएनए, एक ख़ास किस्म का एक फ्रेगमेंट टुकड़ा होता है जो क्या करता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी बॉडी में मौजूद बॉडी के मुख्तलिफ जो करैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करता है. इसकी डिटेल आप नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे. सो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांच का इंट्रोडक्शन लेंगे. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एक जनरेशन से खसूसियात का दूसरी जनरेशन में मुंतकिल हो जाना. इससे क्या मुराद? आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेल और फीमेल जब शादी हो जाती है, उनके यहाँ जब बच्चों की पैदाइश होती है, तो जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें बाप से मिल रही होती हैं, कुछ चीज़ें माँ से मिल रही होती हैं. वो जो करैक्टर्स हैं वो इनहेरिटेंस, जो वरासत के ज़रिए जो उनमें करैक्टर आए हैं उनको हम इनहेरिटेड कहेंगे और उनको हम जेनेटिक करैक्टर्स कहेंगे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं. जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल, कुछ कहते हैं कि इसके जो घुंघराले बाल हैं या दूसरे बाल माँ पे चले जाते हैं. हाइट को अगर देखें, कद वो भी तो चला जाता है, या बाप पे चला जाता है या माँ पे चला जाता है. सो मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर्स आप लोग देखते हैं वो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं. तो इसीलिए जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हम देखते हैं कि कुछ करैक्टर जो है वो माँ से मिल रहे होते हैं, कुछ करैक्टर जो बाप से मिल रहे होते हैं. सो इस चीज़ की जो स्टडी है इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल. एक एम्ब्रियो से एक इंडिविजुअल का बन जाना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है. सिंपल वर्डिंग में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, इंसान कैसे पैदा हुआ, इंसान कैसे बनता है, एक बच्चे की पैदाइश होती है वो कैसे होती है? सबसे पहले एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं. एग और स्पर्म के आपस में मिलने से जाइगोट बनता है. उस जाइगोट से आगे फर्दर प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है. और एम्ब्रियो से क्या होता है, इंसान के अंदर अगर हम बात करें तो 9 मंथ के बाद एक नए बच्चे की पैदाइश हो जाती है. अगर यहाँ पर नीचे तस्वीर को समझने के लिए कि ये हम देख सकते हैं, ये इंसान में एम्ब्रियोलॉजी शो करवाई हुई है कि इंसान की जब पैदाइश होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, तो पहले इस तरह से, पहले 3 माह इस तरह से बॉडी के आर्गन बनते हैं. नेक्स्ट 3 मंथ बॉडी के आर्गन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है. और जो लास्ट आखिरी हमारे पास 9th मंथ आ जाता है तो तब हमारे पास एक फुल जो न्यू इंडिविजुअल है, नया जानदार जो है, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और वो एक मुकम्मल न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है. और ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के अंदर जो स्टडी है कि कैसे वो अपने कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए वो एक नया जानदार बनाते हैं. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिजर्ड्स की एग्जाम्पल देख सकते हैं. लिजर्ड्स की एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे एग और स्पर्म आपस में मिल रहे हैं
اور یہاں پہ بھی مختلف قسم کے پروسیس ہوتے ہیں، زائگوٹ فارمیشن ہوتی ہے، پھر آگے نئے جاندار بنتے ہیں. تو یہ مختلف جانداروں کے اندر ایمبریولوجی یہاں پہ شو کروائی گئی ہے. سو دا اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف ایمبریو، یعنی ایک ایمبریو کا ایک نئے جاندار میں کنورٹ ہو جانا. اب اس ایمبریو کا نئے جاندار میں کنورٹ ہونا کیسے ہوگا؟ اس میں مختلف سٹیپس آتے ہیں درمیان میں. جس طرح سے انسان کی میں بات کروں تو انسان میں پہلے ایگ اور سپرم بنتا ہے، اس کے بعد زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ بننے کے بعد ایمبریو فارمیشن ہوتی ہے، اور ایمبریو فارمیشن کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے؟ ایمبریو کے بعد باڈی کے جو مختلف آرگن فارمیشن ہوتی ہے. پہلے باڈی کے مختلف آرگن بنتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ باڈی کے تمام آرگن بنتے ہیں، اور 9th منتھ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں ایک پورا جاندار ہمارے سامنے آ جاتا ہے. نیکسٹ، ٹیکسونومی کیا ہوتا ہے؟ سو اٹ از دا اسٹڈی آف نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنیزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. جانداروں کو گروپوں میں تقسیم کرنا، گروپ بندی کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹیکسونومی کہلاتا ہے. اب گروپ بندی سے کیا مراد ہے؟ گروپ بندی سے مراد ہے کہ ہم نے مختلف کریکٹرز کی بیس پر، مختلف خصوصیات کی بنیاد پر جانداروں کو مختلف گروپس میں تقسیم کر دیا. اب دیکھا نہیں آپ نے، جب ہم نے میجر ڈویژنز آف بائیولوجی پڑھی تو وہاں پر بھی تو ہم نے تھے تو تمام جاندار ہی، مگر ان جانداروں کو 3 مین برانچوں میں تقسیم کیا. زولوجی میں تقسیم کیا، زولوجی کے بعد ہم نے کہا کچھ باٹنی میں تقسیم کر دیا، کچھ جانداروں کو ہم نے کہا مائکرو بایولوجی میں تقسیم کر دیتے ہیں. اب ہیں تو سب جاندار ہی، مگر ان جانداروں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیوں کیا؟ زولوجی الگ برانچ بنا دی، باٹنی الگ بنا دی، مائکرو بایولوجی الگ بنا دی. ایسا کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ ان میں جو کچھ خصوصیات تھی، جو ان کے کریکٹرز تھے، اس کی بنیاد پر کہ پودوں میں جو کریکٹرز ہیں وہ جانوروں میں نہیں ہیں، جو جانوروں میں ہیں آگے وہ فردر مائکرو آرگنیزم میں نہیں ہیں. اب دیکھیں، سادہ سی مثال سمجھ لیتے ہیں کہ پودوں کو جانوروں سے کیوں الگ رکھا؟ کہ جانور کیا ہیں؟ یہ ہیٹروٹروف ہیں، اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، خوراک حاصل کرنے کے لیے پلانٹس پہ مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. مگر پودوں کی بات کی جائے، پودے کیا ہیں؟ یہ آٹوٹروف ہیں، اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں بائی دا پروسیس آف فوٹوسینتھسس. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو مختلف قسم کے جانداروں میں کریکٹرز ہوتے ہیں، ان کریکٹرز کی بیس پہ، خصوصیات کی بیس پہ ہم نے جانداروں کو مختلف گروپ میں تقسیم کر دیا ہے. اب یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے گروپس اینڈ سب گروپس. سب گروپس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا جانداروں کو، جانوروں کو تقسیم کیا گیا زولوجی میں. اب زولوجی میں اسٹڈی آف اینیملز ہیں، یعنی جانوروں کی اسٹڈی ہے. اب جانوروں کو آگے گروپوں میں تقسیم کر دیا. کچھ کو ہم نے کہا بھائی برڈز ہیں، کچھ کو کہا ریپٹائلز ہیں، کچھ کو کہا ایمفیبینز ہیں، کچھ کو کہا میملز ہیں، کچھ کو کہا ریپٹائلز ہیں. سو گروپنگ تو ہوئی، لیکن گروپس کو مزید چھوٹے فردر گروپس میں تقسیم کر دیا گیا، جس کو ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہا سب گروپس. جس طرح سے میں نے بتایا کہ جانوروں کا گروپ، جانوروں کی اسٹڈی کو تو زولوجی کہتے ہیں، مگر زولوجی کو بھی آگے تقسیم کر دیا گیا. میں نے کہا فش کو الگ رکھا گیا، برڈز کو الگ رکھ دیا، ریپٹائلز کو الگ رکھ دیا گیا، میملز کو الگ رکھ دیا گیا، ایمفیبینز کو الگ رکھ دیا گیا. تو یہ جو ہمارے پاس تمام جو کلاسیفیکیشن ہے جانداروں کو ان کے سائنٹیفک نیم کس طرح سے دینے ہیں، اس چیز کی جو ہماری اسٹڈی ہے اس کو ٹیکسونومی کا نام دیا جاتا ہے. نیکسٹ ون از ویری امپورٹنٹ، پیلینٹولوجی. پیلینٹولوجی، سو اٹ از دا اسٹڈی آف فوسلز. فوسلز کی اسٹڈی کو پیلینٹولوجی کہتے ہیں. اب فوسلز کیا ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ آپ نے اب کلاس 8 اور 7 میں بھی فوسلز کے بارے میں پڑھا ہوگا. which are the remains of extinct organism. ایکسٹنٹ آرگنیزم کا مطلب وہ جاندار جو دنیا میں کبھی نہ کبھی تھے
बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो यहाँ से नापैद हो गए, ख़त्म हो गए। अब यहाँ नीचे आप एक तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये जो यहाँ पे फोसल्स नज़र आ रहे हैं, ये फोसल्स शो करवाती हैं, ये एक डायनासोर का फोसल्स है। डियर स्टूडेंट्स, ये फोसल्स जो आप यहाँ देख रहे हैं ये डायनासोर का फोसल्स है, और डायनासोर्स रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते थे, जानदार। साइंसदान कहते हैं ये जानदार दुनिया में थे, बट वक्त के साथ साथ क्या हुआ, ये यहाँ पे अपने आप को एग्जिस्ट ना कर सके, और हुआ क्या कि ये मुकम्मल तौर पर नापैद हो गए। डियर स्टूडेंट्स, आज हो क्या रहा है, आज कुछ यूं हो रहा है कि आबादी बढ़ती जा रही है, और उस आबादी के बढ़ने से क्या हो रहा है, हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलात का कटाव कर रहे हैं। मगर जंगलात का कटाव इतना ज़्यादा कर दिया है कि जिन जंगलात में जो जानवर, जो परिंदे रहते थे, इसका मतलब है जंगलात का कटाव कर देना क्या है, उन परिंदों, उन जानवरों के घरों को ख़त्म करना है। जब जंगलात ही ख़त्म हो गए तो डियर स्टूडेंट्स कुछ यूँ होगा कि कुछ जानवर तो माइग्रेट कर जाएंगे एक इलाके से दूसरे इलाके में, मगर कुछ जानदार जानवर क्या करेंगे, उनको कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। और होगा ये कि कुछ स्पीशीज़ के जानदार वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे, और हमें एक वक्त आएगा कि वो सिर्फ किताबों में कहानियों की सूरत में नज़र आएंगे। मैंने आपसे पहले भी एक बात डिस्कस की थी पैलेंटोलॉजी को, जब मैं डिस्कस कर रहा था कि जब हम छोटे होते थे तो तब देखते थे कि सुबह जब नाश्ता कर रहे हैं कि दीवार के ऊपर चिड़ियाँ और कौवा वगैरह परिंदे बहुत ज़्यादा मौजूद होते थे, मगर अब तो यकीन कीजिएगा हमारी आंखें देखने के लिए तरसती हैं कि हमें ये परिंदे कहीं से मिल जाए। अब पहले परिंदे बहुत ज़्यादा थे, मगर अब ये परिंदे देखने को भी नहीं मिलते, ये कहाँ चले गए। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ यूं ही हुआ कि डिफोरेस्टेशन इतनी ज़्यादा हुई, इनका हैबिटेट हमने छीन लिया, और ये क्या होने जा रहे हैं, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चले गए हैं। यानी अगर कुछ और अरसा इनको रहने के लिए जगह ना मिली तो ये भी फॉसिल्स की कैटेगरी में जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फॉसिल्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जानदारों का अपने माहौल से जो इंटरेक्शन है, जानदारों का अपने माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है, उसको डियर स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब इंटरेक्शन से क्या मुराद, हमारा अपने माहौल से इंटरेक्शन है। ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपने माहौल में मौजूद हवा, पानी, दरख्तों को या तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दें और कहें कि हमने ही रहना है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। हम दोनों ही क्या करते हैं, हमें अपने माहौल से किसी न किसी तरह से इंटरेक्शन ज़रूर करना पड़ता है। जानदारों को वो डिफरेंट पर्पस के लिए इंटरेक्शन करना पड़ सकता है। So it deal with the study of the interaction between the organisms and their environment। और जानदारों का जो इंटरेक्शन है अपने माहौल के साथ, इसकी जो स्टडी है डियर स्टूडेंट्स, इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सोशो बायोलॉजी। सोशो का सोशल के मायने में से हम लेते हैं। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। हमारा माशरती जो रवैया है जानदारों का, और वो किस तरह से सोसाइटी में रहते हैं। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। के जानदार एनिमल्स किस तरह से एक सोसाइटी में रहते हैं, कैसे खुराक लेते हैं, कैसे इनका रहना सहना है, किस तरह से ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, किस तरह से ये मीटिंग करते हैं, क्या इनका लाइफस्टाइल है। इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है, सोसाइटी के अंदर किस तरह से ये जानदार सोसाइटीज़ बना रहे हैं, और इस तमाम चीज़ों की जो स्टडी है डियर स्टूडेंट्स, इसको सोशियो बायोलॉजी का नाम देते हैं।
Next, parasitology. This branch which deal with the study of parasites. ये जो बायो की हमारी ब्रांच है इसको कहते हैं पैरासाइट्स की स्टडी, यानी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इस पैरासाइटोलॉजी कहते हैं पैरासाइट्स की स्टडी को। अब पैरासाइट्स कौन से होते हैं? वो जानदार जो दूसरे जानदार की बॉडी के ऊपर आके रहते हैं, वहां से रहने के लिए जगह भी लेते हैं, खुराक भी लेते हैं। जिस तरह से सादा सी मिसाल हम समझते हैं कि हमारे बाज़ लोगों के सरों में जो जूहें होती हैं, लाइसिस, जूहें वगैरह। अब जूहें देखें क्या होता है कि एक इंसान के सर के ऊपर रह रही है। अब जो वो जूहें हैं वो लाइसिस हैं जो किसी भी इंसान के सर में रहती हैं आके। वो जूहें डियर स्टूडेंट पैरासाइट्स हैं, और जिस बॉडी के ऊपर आके वो रहती हैं, जिसके सर में भी वो हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर भी वो हैं, वो डियर स्टूडेंट्स होस्ट कहलाता है। और देखो वो जूहें क्या करती हैं, लाइसिस क्या करती हैं, लाइसिस वहाँ से खुराक लेती है, वहाँ से ब्लड सक करती हैं, खुराक लेती हैं और वहाँ पे रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं कि पैरासाइट्स किस तरह से रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खुराक लेते हैं और कौन से जानदारों पे ये डिपेंडेंट होते हैं। इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी डियर स्टूडेंट, इसको पैरासाइटोलॉजी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी लाइफ है, हम जदीद तर होते गए हैं, होते जा रहे हैं, और आज की जो हमारी लाइफ है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। इट्स डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, जो जिंदा जानदार होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसान की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई जा रही हैं। यानी बायो का मतलब तो लाइफ होता है, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक टूल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी साइंटिफिक टूल्स के अंदर लाइफ को इस्तेमाल करते हुए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए इंसानों के लिए नई नई चीज़ें बना लेना, इंसानों के लिए नई चीज़ें बना लेना, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाना, डियर स्टूडेंट्स, ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या बायोटेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज़ें हमें नज़र भी आती हैं? जी बिल्कुल नज़र आती हैं। आपकी जो मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बन रही हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ही बन रही हैं। आपकी मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स, मेडिसिन्स बन रही हैं। इंसान शुगर के मरीज़ के लिए तैयार होने वाली इंसुलिन, ये भी आज बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बन रही है। मुख्तलिफ किस्म की दूसरी मेडिसिन बन रही है। हम अपने माहौल को साफ़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी हमारे माहौल को साफ़ करने में मदद दे रही है। वाटर को क्या कर रही है, साफ़ करने में मदद दे रही है। हमारी सॉइल को साफ़ करने में मदद दे रही है। डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोस्कोपिक दूसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरिया वगैरह को ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से इंसुलिन बनाने के लिए भी हम लैब्स वगैरह के अंदर बैक्टीरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक टूल्स के अंदर, और इंसानों के लिए मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, और आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए आज कौन कौन सी चीज़ें बना रही है। आप देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल बन रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस, जिनको फर्मेंटेशन का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में।
فرمنٹیشن ساری آج بایوٹیکنالوجی کروا رہی ہے. آپ کی تمام جو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ بایوٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہے. اور یہ ساری جو ہمارے پاس ڈرگز ہیں، اگر بات کی جائے ایگریکلچر کے میدان میں، وہاں پہ فوڈز تیار کی جا رہی ہیں، وہ بھی بایوٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کی جا رہی ہیں. نیکسٹ، امیونولوجی. امیونولوجی کا لفظ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک لفظ سمجھنا ہوگا، امیونٹی سسٹم. امیونٹی سسٹم، یہ امیونٹی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے موجودہ صورتحال کووڈ کی چل رہی ہے، کرونا میں ڈاکٹروں نے بار بار کہا کہ بھئی اپنا امیونٹی سسٹم سٹرونگ کر لیں. آپ کو کرونا جیسی دوسری جو وائرسز ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ امیونٹی سسٹم کو سٹرونگ کریں، آپ کو کرونا وائرس کچھ بھی نہیں کہے گا. کیا مطلب؟ دیکھتے ہیں کہ یہ امیونٹی سسٹم کیا ہے. اٹ از دا اسٹڈی آف امیون سسٹم آف اینیملز. اب یہ امیون سسٹم کی جو اسٹڈی ہے اس کو امیونولوجی کہتے ہیں. which defends the body against invading microbes. اب یہ امیونٹی سسٹم کرتا کیا ہے؟ امیونٹی سسٹم ڈیئر اسٹوڈنٹس باہر سے آنے والے مختلف مائکرو آرگنیزمز جو ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ اب سپوز کیجئے گا کہ اللہ نہ کرے کوئی خطرناک وائرس انسان کی باڈی میں چلا جاتا ہے. وہ خطرناک وائرس انسان کی باڈی میں چلا جائے گا. جب چلا جائے گا اگر ہمارا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہوگا تو وہ وائرس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اگر امیونٹی سسٹم ویک ہوا تو یہ کوئی بھی جو وائرس ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. سو سمپل ورڈنگ میں ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اسے کہ امیونولوجی کیا ہوتا ہے. It is the study of immune system of animals which defends to the body against invading microbes. So next one is entomology. حشرات کی اسٹڈی کو انٹمولوجی کہتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ نیچے ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے حشرات یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. مختلف قسم کے حشرات آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. ان تمام جو انسیکٹس ہیں ان کی اسٹڈی کرنا، یہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے اپنی لائف گزارتے ہیں، کیسے یہ مختلف پروسیس کر رہے ہیں، کیسے اپنی نسل کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کی جو اسٹڈی ہے. کتنی اقسام کے انسیکٹس ہماری یہاں پر پاکستان میں اور کتنی اقسام کے جو انسیکٹس ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، اور وہ کیا کون سا ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، کون سے نقصان دہ ہیں، ان کی تمام جو ڈیٹیل سے اسٹڈی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو ہم انٹمولوجی کا نام دیتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آج کا لیکچر جس میں ہم نے بایولوجی کی مختلف برانچز کو تفصیل سے دیکھا. تو اب ہماری بایولوجی کی برانچز مکمل ہو چکی ہیں. تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی بھی قسم کا آج کے لیکچر کے حوالے سے کویسچن ہوگا تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کویسچن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ سے شارٹ کویسچن میں بورڈ میں کچھ یوں ہی پوچھا جائے گا. مختلف قسم کے شارٹ کویسچنز آپ سے پوچھے جائیں گے کہ ڈیفائن مائکرو بایولوجی، ڈیفائن پیلینٹولوجی، ڈیفائن مائکرو بایولوجی. یہ اس طرح سے ڈیفینیشنز پوچھی جا سکتی ہیں. مگر لانگ کویسچنز میں بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ سوال اکثر بورڈ میں پوچھا گیا ہے اور اکثر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ایکسپلین یا ڈسکس یا رائٹ any 5 to 6 branches of biology کہ بایولوجی کی کوئی سے 5 سے 6 برانچز کو آپ ڈسکس کریں. تو آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.